हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। देखिए अभी तक हमने प्लस एन, माइनस एन, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ये सब 4 चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब देख रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है हमारा, इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी दिख रहा है आपको, डबल, सिंगल, डबल, और इसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है किस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाए। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं। ये सेम ऐसा रहेगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो आप एक चीज नोट कीजिए कि इसमें और इसमें अंतर है, अंतर वाला डिफरेंसेस है। मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा ए स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं हमारा ये बी स्ट्रक्चर है, बट क्या दोनों की स्टेबिलिटी सेम है? क्या नहीं। देख के पता चल रहा है जब स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है, ये न्यूट्रल है, वो 4 स्पीशीज है, और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, वहां पे 1 पाई बॉन्ड है, मतलब कि दोनों की स्टेबिलिटी में डिफरेंसेस आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट यही है कि किस तरीके से क्या क्या रूल है, क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत सिंपल है, लास्ट तक आप लोग आराम से बैठ के एंजॉय करें। देखो ए और बी, सबसे जो पहला रूल है, सबसे बेसिक रूल है, पहला रूल ये बोलता है कि मैक्सिमम द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और मैक्सिमम द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी इन द स्ट्रक्चर। मतलब सिंपल सी बात ये बोलता है रूल कि मैक्सिमम क्या होने चाहिए, आपके पाई बॉन्ड होने चाहिए, मैक्सिमम पाई बॉन्ड होने चाहिए। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 2। इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें कितना पाई बॉन्ड है? 1। तो मतलब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा? ए। सिंपल सी बात है कि ए इज मोर स्टेबल देन बी। ठीक है, ये हमारा पहला रूल था, और पहले रूल के बेस पे क्या था हमारा, अपना हमने कंपैरिजन कर लिया। अब 2 चीजें होती हैं, एक होता है इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक होता है अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बनाता हूं, ये हमारे पास इस तरीके से एक कंपाउंड है, ठीक है, क्या रेजोनेंस दिखा सकता है? हाँ दिखा सकता है। कैसे दिखाएगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, क्या ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड घूम के इधर नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे हमारे, और ये बन गया हमारा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया और यहाँ पे क्या बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो पहले नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर था? ऑक्सीजन, और अब किसके ऊपर हो गया बेटा? कार्बन। मतलब कि दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे बेटा? अनइक्वल है। तो इसी को हम बोलते हैं अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कुछ और होगी, इसकी स्टेबिलिटी कुछ और होगी, तो इसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा? कुछ और होगा, और इसका भी कुछ और होगा। एक बात याद रखेंगे कि हमने एक टर्म बोला क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड एक वो स्ट्रक्चर होता है, वो एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है जो कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज द ओनली स्ट्रक्चर व्हिच कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। इंडिविजुअल कैनोनिकल फॉर्म कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। अब देखेंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या है। इट्स लाइक कि रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाया जाता है तो फॉर एग्जांपल मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस कि ये ए है, ये बी है, एंड मैं बोल रहा हूं कि ए की स्टेबिलिटी बी से क्या बेटा ज्यादा है। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो ए है इसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में क्या होगा? ज्यादा। मोर द स्टेबिलिटी मोर विल बी द कंट्रीब्यूशन इन द रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या, ताकि हमको पता चले कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दे, बोलने की कंपेयर द स्टेबिलिटी या फिर व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड, उसका आप ऑर्डर बता दो। तो सिंपल से हमको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हमको क्या फाइंड करना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब ये तो कैसा हो गया हमारा? अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है? कुछ नहीं, देखिए RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गए, पाई इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ चले गए, और अगर आप ये देखेंगे तो ये बन गया RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अगर आप इसको देखें तो दोनों क्या है? सेम है, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे बेटा? इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये दोनों कैसे बेटा? अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इक्वली और अनइक्वली का मतलब क्या है कि अगर ये A है, अगर ये B है, तो दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बेटा? सेम, और दोनों का कंट्रीब्यूशन भी रेजोनेटिंग हाइब्रिड में क्या होगा? सेम। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग है,
और दोनों की अगर स्टेबिलिटी अलग अलग है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। और दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें स्टेबिलिटी का फैक्टर आने वाला है कि एक ज्यादा स्टेबल होगा, एक कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो पहला रूल तो हमने क्या बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होने चाहिए बेटा, पाई बॉन्ड होने चाहिए। सेकंड हम बोलते हैं चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन वर्सेस न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ज सेपरेशन वर्सेस न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इट्स लाइक कि जो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है दैट इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड मॉलिक्यूल। इसका मतलब समझते हैं क्या बोलना चाहता है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाऊं, ये देखिए ये सारे स्ट्रक्चर आएंगे अभी, और ये बना दूं मैं आपके सामने आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर यहाँ पे लोन पेयर होंगे, क्या रेजोनेंस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है इस तरीके से। तो ये बन गया क्या हमारा आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे क्या पॉजिटिव। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, एक, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने बेटा, एक। बट डिफरेंस क्या है कि ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल, मतलब इसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ है। ओवरऑल तो ये मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल है, पर इसके अंदर क्या हो चुका है, चार्ज का सेपरेशन हो चुका है। अब चार्ज का सेपरेशन हो चुका है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। उसको नंबर 1 उसको नंबर 2 बोलूं तो नंबर 1 इज मोर स्टेबल देन नंबर 2। ठीक है, ये सेकंड हमारा रूल हो गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हमारा, और भी बहुत सारे रूल है। अब अगर चार्ज का सेपरेशन हो चुका है, क्या हो चुका बेटा, चार्ज का सेपरेशन हो चुका है, तो अब हमको देखना है कि किस तरीके से हम उस पर डील करते हैं। देखिए अब थर्ड रूल ये बोलता है कि जो चार्ज का सेपरेशन है, चार्ज का सेपरेशन वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम फॉर अनलाइक चार्जेस, फॉर अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है, अपोजिट चार्जेस। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं क्या बोलना चाहता है। देखो ध्यान समझो, ये हमारा स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ये ठीक है। इसका मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये कैसे बना दिया मैंने, ये ऐसे, ये ऐसे तीन बना दिया। कितना बन गया, एक बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है क्या, डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे क्या नेगेटिव। ठीक है, और ये इस तरीके से अभी भी ऐसे रहेगा। अभी नेगेटिव फिर से रेजोनेंस करेगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे इसके पास। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा बन जाएगा बेटा, 1 2 ऐसा, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ क्या नेगेटिव, यहाँ क्या पॉजिटिव। अब बात समझिए, इसमें इन तीनों में अगर मैं नंबरिंग दे दूं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड फर्स्ट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी ज्यादा है, और ये कैसा है, चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ, तो नंबर 1 सबसे आगे, ये तो फॉर श्योर। अब नंबर 2 और 3 में अगर हम देखें तो इसके पास भी 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास भी 2 पाई बॉन्ड है। इसमें भी चार्ज का सेपरेशन, इसमें भी चार्ज का सेपरेशन है। बस डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन जो अनलाइक चार्जेस है, जो अपोजिट चार्ज है, वो यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, थोड़े दूर है, पास में। फनी एग्जांपल देखो, जैसे हमारे क्लास में 2 बच्चे हैं, वो दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एग्जांपल है इब्राहिम और, सब जानते हैं क्या है दूसरा नाम, कैश। ठीक है, इब्राहिम और कैश। अब ये एक दूसरे के दूर नहीं रह सकते, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी टाइप है, सब जानते हो। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इनको एक को रखूं नेपाल में, एक को रखूं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या स्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबिलिटी, क्योंकि एक दूसरे के क्या रहना चाहते हैं, पास में रहना चाहते हैं। तो दोनों को अपने को कहां रखना है, नागपुर के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। मतलब अगर ये एक दूसरे को लाइक करते हैं एज अ बेस्ट फ्रेंड्स, तो इन दोनों को पास रखना है कि दूर रखना है, पास रखना है। बस सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इनको दूर रखना है, पास रखना है, पास रखना है। क्यों, क्योंकि अगर आप इनको दूर रखोगे तो उनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगा, मिसिंग होगा। और आप सब जानते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है तो वो उस मॉलिक्यूल की अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि जब भी अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, मॉलिक्यूल में क्या आने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाली। ठीक है, तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो अनलाइक चार्जेस उनको क्या रखना है, अपने को पास। बट अगर सेम टाइम इब्राहिम और कैश दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो इनको एक दूसरे से क्या रखना पड़ेगा, दूर। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास सेम चार्जेस हैं, तो हमको लाइक चार्जेस को कहां रखना है, दूर। अनलाइक चार्जेस को कहां रखना है, पास में। तो अगर आप ये नॉलेज समझ चुके हो, तो आप एक बात बता दीजिए कि नंबर 2 और 3 में ज्यादा स्टेबल कौन है, 2, क्योंकि वहां पे चार्ज का सेपरेशन क्या है, कम है।
और इसमें थर्ड वाले में चार्ज का सेपरेशन ज्यादा है और चार्ज क्या है अनइक्वल है, अनलाइक है, तो दोनों का पास बट क्या है 1 2 3। इतना समझ आ गया आपको? अब ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे आपने ये जो लिखा हुआ है हमारा थर्ड रूल, यहाँ पे एक और चीज आएगी क्या कि चार्ज सेपरेशन मिनिमम फॉर अनलाइक चार्जेस एंड चार्ज सेपरेशन शुड बी मैक्सिमम फॉर लाइक चार्जेस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर आता है कि ऑक्टेट रूल। फोर्थ नंबर पे क्या आता है हमारा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल, हाँ बात समझ जाए, चलो आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मान लो हमारे पास इसी का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा बेटा इसका? देखो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। ये दोनों एक दूसरे की क्या बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बात समझिए। अगर हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से देखें तब भी आपको क्वेश्चन कर जाओगे आराम से कि लास्ट स्टेबल बॉन्ड 1 और 2 में लास्ट स्टेबल बॉन्ड 2, तो इसका नंबर पाई बॉन्ड आता है। बट यहाँ पे एक और फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा ऑक्टेट रूल वाला फैक्टर। ये क्या बोलता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है एक्सेप्ट दिस कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन का पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। कैसे 6? देखो बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये है हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले ये है। ठीक है, ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड है पहले से, बट ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए भी इसके पास अगर आप अच्छे से देखें तो क्या है लोन पेयर, इसलिए क्या करते हैं लोन पेयर दे दिया। तो अगर अब आप नोट करें तो ये जो कार्बोकैटायन जिसका पहले ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट था और अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो, कैसे 2 4 6 8 है। बट आप बोलोगे सर इस चक्कर में तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा? अनस्टेबल। बट याद रखना कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्कर में जो स्टेबिलिटी आई है ना, वो हमारा ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में क्या है? बहुत नेग्लिजिबल है। इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ रही है? हमारी स्टेबिलिटी आ रही है। क्यों? क्योंकि इस रेजोनेंस में क्या हो गया कि हमारा जो कार्बोकैटायन जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ करता था वो क्या हो चुका है बेटा? कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे याद रखना कि जिसमें मॉलिक्यूल जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट होंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। सिंपल सी बात है। चलो ये ऑक्टेट रूल हो गया हमारा। अब ऑक्टेट रूल होने के बाद अब आता है कि नेगेटिव चार्ज किस पे है और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है। मतलब कि फिफ्थ रूल है हमारा कि नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम ये देखें, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे ये O नेगेटिव, ठीक है। इसका अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कैसा बन जाएगा? ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर आप देखें तो पाई बॉन्ड एक इसके पास, इसके पास चार्ज का सेपरेशन यहाँ भी, चार्ज का सेपरेशन यहाँ भी है। सारे रूल आप फॉलो खत्म हो जाएंगे, बस लास्ट वाला रूल हमारी हेल्प करेगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर बेटा? ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे किसके बेटा? कार्बन के ऊपर। और सिंस ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो इट इज एबल टू या कैपेबल ऑफ होल्डिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर वेरी अच्छे से। तो ये वाले लास्ट स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है? कम। तो अगर हम बात करें 1 और 2 की, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा? कम ज्यादा एज कंपेयर टू 2। ठीक है। अब इसके बाद एक और रूल होते हैं, 2-3 रूल और बचे हुए हैं। देखो सारे रूल आपको कवर कराते हुए चल रहा हूं। इसके बाद आता है 6th रूल है कि प्लस आई और माइनस आई। इसका मतलब समझेंगे, प्लस आई और माइनस आई का मतलब क्या है। ध्यान से देखना जरा अच्छे से। ये हमारा कुछ इस तरीके से है, ये हमारा कार्बोकैटायन, ठीक है। क्या ये रेजोनेंस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे करेगा? ऐसे करेगा रेजोनेंस। तो आप अगर आप एक चीज नोट करें, ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे आ गया ये। अब आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव है, यहाँ पे भी कार्बन का पॉजिटिव है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, सब कुछ सेम है। तो आप कैसे कंपेयर करूं? अब आप चेक करोगे किसके बेसिस पे? प्लस आई और माइनस आई के बेसिस पे। अगर आप यहाँ पे अच्छे से नोट करो तो पॉजिटिव चार्ज कौन से डिग्री कार्बोनाइल के ऊपर है? 2 डिग्री पे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री पे। अब बच्चा जानता है कि स्टेबल कौन सा होता है? 2 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है? कम स्टेबल।
तो 1 and 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा? 1 एज कंपेयर टू 2। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन में लिख रहा हूं, बस मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे इस चार्ट लाइन को हटा के लिख देता हूं -4, तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये पेपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर उल्टे बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इस तरीके से होगा रेजोनेंस, और यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, ये स्टेबल है कि ज्यादा स्टेबल है? 1 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री पे ज्यादा क्या होगा बेटा? प्लस आई इफेक्ट होगा, इसलिए 2 इज मोर स्टेबल देन 1। तो ये हमारा था प्लस आई माइनस आई वाला इफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद एक और रूल बचता है, लास्ट रूल है। अब देखो क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है, ये सेट ऑफ रूल्स है, इनको क्या करना है आपको, एक एक करके क्या करते हुए जाना है, अप्लाई करते हुए जाना है। बट इसी सीक्वेंस में क्या करते हुए जाना है, अप्लाई करते हुए जाना है। और जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंस दिख जाए, वहां पे आप क्या कर दोगे, कंपेयर आराम से कर दोगे। ठीक है, अब जो लास्ट रूल है हमारा, वो है एक प्यारा सा नाम है उसका, फ्राइज रूल। फ्रेंच फ्राइज वाला फ्राइज नहीं है, ये अलग सा फ्राइज है। इसे क्या बोलता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अब बेंजोनॉइड का मतलब क्या होता है? बेंजोनॉइड का मतलब होता है बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने 2 मॉलिक्यूल बनाता हूं, ये है हमारा, ये यहाँ पे इस तरीके से अटैच है, ठीक है, ये इस तरीके से अटैच है, ये ठीक है, इसका नाम क्या प्यारा सा, नप्थलीन। क्या बोलते हैं इसको? नप्थलीन। इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो क्या आप सब जानते हो कि जो पाई बॉन्ड है क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, सॉरी इसको यहाँ पे नहीं बनाएंगे, तो इस बार मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, यहाँ ये और ये इस तरीके से, यहाँ पे ये और ये। अब आपको दोनों को देखो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, चार्ज का सेपरेशन भी नहीं है, सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, मतलब कोई भी रूल काम नहीं आ रहा। बस लास्ट का रूल काम आएगा, कौन सा वाला? फ्राइज रूल। फ्राइज रूल ये बोलता है कि एक मॉलिक्यूल में जितने बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, उतनी उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बेंजीन वैसे हाईली स्टेबल कंपाउंड है। अगर आप एक चीज नोट करो तो बेंजीन कैसे दिखता है अपने को, बेंजीन हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे कितना दिख रहा है? एक ही ये दिख रहा है बेंजीन आपको? नहीं, यहाँ पे देखो 2, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसमें बेंजोनाइड स्ट्रक्चर कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 1। तो 1 and 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? 2, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बेंजोनाइड स्ट्रक्चर कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 1। ठीक है, तो इस तरीके से सारे रूल को हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर क्या बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। अब बहुत से बच्चे जो ये चीज हम लोगों ने ऑफलाइन पढ़ा था, बट ऑनलाइन इसको आपस में रिकैप कर लेते हैं। कुछ ग्रुप होते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज बेंजीन है, यहाँ पे लगा हुआ है N डबल बॉन्ड, ठीक है, इस ग्रुप को बोला जाता है एडजस्टिव ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, मतलब ये प्लस M भी दिखा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे N डबल बॉन्ड O भी है, तो ये -M भी दिखाता है। तो ऐसे ग्रुप जो प्लस है -M दोनों दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, एडजस्टिव ग्रुप बोलते हैं। अब आप लोगों को नोट्स भेज दिए मैंने, आप अच्छा कंप्लीट करके लाना, फिर नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक।